मंडे इट हैज बीन, और अभी तो ये सफर जारी है। हमने आपको बहुत कुछ दिखाना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, क्योंकि शेख रशीद जो हैं वो मीडिया से बात कर रहे हैं। जरा सुनते हैं उस हाथी के बारे में कि उसको राशन कैसे मिला, और 1980 से लेके और फिर 2006 से लेके, मेरा ख्याल अब ये पता लगेगा जब शाहिद अहमद साहब और राजा सलमान साहब कोई सबूत लाते हैं। अगर कोई सबूत नहीं ला सकते, कोई ऐसी चीज का कोई कानून कौमी उमंगों के ऐन मुताबिक के करप्शन के गिर्द इंशाअल्लाह घेरा तंग होगा, अल्लाह को मंजूर हुआ। और अवामी असम्बली के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। आज फिर से पैनामा केस की समाअत हो रही है और मीडिया से उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में गुफ्तगू की, और इस बारे में आपको अपडेटेड हम रखेंगे। हाँ, आई जस्ट वांट टू से कि शेख रशीद भी ये जानते ही होंगे कि अगर वो ना आए, वो सुबह बात ना करें, तो हमें लगता है कि आज समाअत है ही नहीं। मतलब उनका इतना वो परमानेंट हो गए हैं फीचर के, वो आके जरूर कुछ ना कुछ कहते हैं, एंड ही कीप्स इट वेरी शॉर्ट। थैंक यू सो मच शेख साहब, बिकॉज हमारे पास और इतनी खबरें हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। और ये खबर जो है, ये कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जो खवातीन है और बहुत से मर्द भी पाकिस्तान में हैं, उनको बड़ा गुस्सा चढ़ गया कि यहाँ बिल पे बिल निकल रहे हैं खवातीन के हरासमेंट के अगेंस्ट, और हमारी जो असेंबलीज है, हमारी जो ऐवान है, उसमें खवातीन को इतना डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। दिस नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट एंड दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और यहाँ पर ना सिर्फ इस इशू को हाईलाइट करने की जरूरत है, बल्कि कोई प्रेसिडेंट, कोई एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, ताकि आगे से फिर किसी की जरूरत ना हो ऐसी बात। थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड भी बता दें, और प्रेसिडेंट्स भी सेट हो रहे हैं, जिस तरह अब्दुल्ला आपने जिक्र किया है। पीपल्स पार्टी की खवातीन अपने MPA की खातून से बदकलामी पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, और नून लीग और तहरीक-ए-इंसाफ की खवातीन भी उनकी तकलीद करें तो बेहतर होगा। जुमे के रोज सिंध असेंबली में सूबाई वजीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज इमदाद पताफी की जानिब से अंग्रेजी में तहरीरी जवाब को ना समझ पाने पर मुस्लिम लीग फंक्शनल की नुसरत सहर अब्बासी ने वजाहत के लिए कहा, जिस पर दोनों अरकान के दरमियान जो है सख्त जुमलों का तबादला हुआ। और सूबाई वजीर ने कहा कि अगर खातून रुकन को कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो चेंबर में आ जाए। जल गई, बल नहीं गया, एक ही बची है और तो कोई बचा नहीं, और इसको सिर्फ काविश अखबार में आना है कि मेरा फोटो छपे। ये इस असेंबली की ड्रामा है जिसको हर सूरत टीवी पे आना है, या मेरे चेंबर में आ जाए, वहां पढ़ के बता दूं। ऐसा लग रहा था असेंबली में नहीं, किसी थड़े पर या चौक चौराहे में बात हो रही है। इस पर वजीर आला समेत हुकूमती अरकान मुस्कुराते रहे। अफसोस की बात तो यह है हिज़्ब इख्तिलाफ ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असेंबली नफीसा शाह ने ट्विटर पर इमदाद पताफी के तर्ज अमल को नाकाबिले कबूल करार देते हुए इमदाद पताफी से पार्टी और नुसरत सहर अब्बासी से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। यानी कि पीपल्स पार्टी फिर खुद इस इशू को लेकर मैदान में आई। बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने लिखा कि इस किस्म का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी उसूलों के ये मनाफी है। ये वो जमात है जिसकी क़यादत एक मजबूत तरीन खातून ने की थी, विच इज वेरी ऑब्वियस। और पीपल्स पार्टी से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम वो इस इशू पर आवाज उठाए, और उन्होंने उठाई भी थी। बहुत अच्छी बात की। और आपको फिर बताएं कि इमदाद पताफी को माफी तो बिल्कुल मांगनी पड़ेगी। और इसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खुड़ो ने इमदाद पताफी को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया। दिस इज द प्रेसिडेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सूबाई वजीर भी अब खातून रुकन से माफी मांग रहे हैं। कल असेंबली होगी तो वहाँ पे ये बात बिल्कुल होगी, और बिल्कुल वहाँ फ्लोर पे ये बात मैं करूंगा, क्योंकि मैं अगर इंसान वही होता है जो गलती से सीखता है। लेकिन नुसरत सहर अब्बासी चाहती हैं कि सूबाई वजीर की असेंबली रुकनियत खत्म करके अब इनको दूसरों के लिए मिसाल बनाया जाए। मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी फैमिली, मेरे भाई, इस वक्त मुझ पर जिस तरह का प्रेशर है मैं जानती हूँ। अब मुझे बताएं कि एक दिन आप किसी को बेइज्जत करके उसकी इज्जत उतार कर फिर आप दूसरे दिन कहें मुझे माफ कर दें। और आपको ये भी बताएं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार पहले हो चुका है। इसीलिए इस बार प्रेसिडेंट बनाना बहुत जरूरी है। इससे पहले वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ की रुकन शीरीन मजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली कह चुके हैं। गारन से संभाला नहीं जाता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस।
ट्रैक्टर ट्राली नु चुप कराओ जरा। इसी बारे में बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी हैं आसमा शिराजी साहिबा। बहुत शुक्रिया आसमा, गुड मॉर्निंग टू। ये बताइएगा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा खवातीन की तरफ से अपने ही MPA के रवैये के खिलाफ आवाज उठाना, प्रोटेस्ट किया जाना, ये कितना हेल्दी है पाकिस्तानी सियासी कल्चर के लिए? मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी खबर है और मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, कतई तौर पर नहीं थी। जब ये कमेंट्स आए थे, जब ये सुना कि नुसरत सहर अब्बासी को इमदाद पताफी साहब ने कहा कि आप चैम्बर में आके बात करें, जो कि ज़ाहिर है कि बहुत मायूब बात थी, और जिस तरह से उनसे कलाम किया वो, तो तवक्को नहीं थी कि इस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। ख़ुद जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तरफ से ये पहली बार नहीं है, पार्लियामेंट में ये बारहा हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ हमेशा कम अज़ कम पिछली 2 पार्लियामेंट्स तो मैंने कवर की हैं, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी होती है, उनको किसी न किसी तरीके से डिस्करेज किया जाता है, उनको उनके साथ बदकलामी की जाती है, उनको अहमियत नहीं दी जाती। लिहाजा मेरा ख्याल है ये जो हुआ है, मसलन हाल ही में आपने देखा होगा कि शीरी मज़ारी साहिबा कोर्ट तक गई कि उनको ट्रैक्टर ट्रॉली के जो अलकाब से नवाजा, खैर ख्वाजा साहब ने उस पर माजरत भी कर ली, लेकिन ये इसी तरह से कुछ अर्सा पहले इसी सिंध असम्बली के अंदर जो पिछली असम्बली थी उसमें शाजिया मरी साहिबा के साथ भी कुछ बदकलामी हुई। ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं, लेकिन जो रद्द-ए-अमल आया है वो बहुत ही मैच्योर रद्द-ए-अमल है और मेरा ख्याल है कि ये इसको जितना सराहा जाए उतना बेहतर होगा। और इससे ज़्यादा अगर इस बात को सराहा जाए कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो है उसने किस तरह से रिएक्ट किया है, तो मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम मैं बहुत हौसला अफजा हूँ। ये आपको याद रहे कि इससे पहले जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की खातून के साथ बदतमीज़ी होती है या कोई की जाती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, ना ही वो खातून के साथ खड़े होते हैं, ना ही जो ख्वाजा साहब ने वो माफ़ी भी मांग ली थी शीरीन मज़ारी से। बात यह है कि ये लोग कह जाते हैं चीज़ें और फिर वो रजिस्टर हो जाती हैं और फिर वो माफ़ी जो है वो इतनी मीनिंगफुल लगती नहीं है। खैर, हम आपसे ये प्रेसिडेंट के बारे में पूछना चाहते हैं कि PTI के भी हमने जलसों में देखा है कि बहुत सी खवातीन जर्नलिस्ट और उनके अपने PTI के जो खवातीन वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट भी इस किस्म के ताने कसे जाते हैं, हरासमेंट के कुछ इशूज़ होते हैं। तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं की जानिब से भी कुछ इस किस्म के स्टेप्स लेने चाहिए कि आइंदा ऐसा ना हो। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है और आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो हमारी रिपोर्टर्स हैं, जो एंकर्स हैं, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे थे उसके अंदर भी। और आप एक जलसे में तो मैं खुद छड़ी लेके हाथ में गई थी और उसमें सना मिर्ज़ा को बहुत तंग किया गया, तो मेरे हाथ में छड़ी थी, लिहाजा मैं उनके साथ खड़ी रही उस वक्त तक जब तक कि मुझे PTI के लोगों ने यकीन दहानी नहीं करवाई कि कोई बदतमीज़ी नहीं होगी। लेकिन ये कल्चर बहुत ज़्यादा रहा, ये इससे पहले नहीं था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे ख़वातीन की आती थी। बदकिस्मती ये नहीं थी कि ख़वातीन आती थी, बदकिस्मती ये है कि इस तरह के वाक़यात ने जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर ख़वातीन की पार्टिसिपेशन थी, जिस तैयारी के साथ जिस तरह से लड़कियाँ ख़वातीन वहाँ पे आती थी और पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा बन रही थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा बन रही थी, इस तरह के वाक़यात ने उसका सद्देबाब किया है, जो कि बहुत ही बदकिस्मती है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पैदर पे 3-4 वाक़यात हुए उसके बाद से बहुत तादाद जो है उनकी खवातीन की आती है। आसमा, आप ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रही थी, उन्होंने असेंबली फ्लोर पर डॉक्टर शीरी मज़ारी के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा रही, उसके बाद उसे हज़फ कर दिया गया। और PTI जलसों में भी हम देखते हैं कि खवातीन के साथ बदसलूकी, बदतमीजी की जाती है। तो क्या पीपल्स पार्टी की खवातीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की खवातीन को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो ख़वातीन का किरदार है या उनका जो रोल है या जो उनकी इम्पोर्टेंस है, वो सिवाय पीपल्स पार्टी के माजरत के साथ किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नज़र नहीं आती। 1-2 मजबूत ख़वातीन ज़रूर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी और PMLN के अंदर भी, जो कि अपनी हैसियत को मनवा चुकी हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें तो उनको एक नंबर पूरा करने का ही ज़रिया समझा जा रहा है। उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर इम्पोर्टेंस नहीं है, उनके साथ जो मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। हालांकि आपको सोच के आपको ये अगर बताएं तो हैरत होगी कि जो लेजिस्लेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। और ये डेफिनेटली इस किस्म की चीजें हमारे लीडर्स हैं, उन लोगों को इस किस्म की बातें कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग आपको फॉलो करें, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। ब्रेक। वेलकम बैक।
गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। और अच्छा, हम बात कर रहे थे, आपको याद है वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज वॉज कि माहिरा खान और शाहरुख खान की जो मूवी है रईस वो आ रही है, और माहिरा अनफॉर्चुनेटली इंडिया में तो प्रमोशंस बिल्कुल नहीं कर सकें। शुक्र करें उनकी मूवी चल रही है, लेकिन दुबई तक जिंदगी में खुशी और गम साथ साथ चलते हैं, इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं वो भी कुछ इसी तरह चलते हैं। और अभी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि नए साल का पहला दहशतगर्द हमला निशाना बना चारसद्दा, यहाँ पर पारा चनार इनफैक्ट, यहाँ पर गरीब मजदूरों को निशाना बनाया गया। पारा चनार में आम दुश्मनों ने एक बार फिर शहर को लहू लहान कर दिया। हफ्ते की सुबह सब्जी मंडी में 8:40 में धमाका हुआ, 25 अफराद इसमें जाँ बहक हुए, 91 अफराद इसमें जख्मी हुए और जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल थे। दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बम सेब या टमाटर के क्रेट में छुपाया हुआ था, जिसे रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया। और इस बारे में आपको मजीद बताएं कि धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल। और कल अदम तहरीक तालिबान के एक ग्रुप ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है और इस साने में जाँ बहक होने वाले 21 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा पारा चनार की मरकजी इमाम बारगाह में अदा करने के बाद उनके आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई है। असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट कुरम एजेंसी शाहिद अली खान के बकौल मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है और जाए हादसा से मिलने वाले जिस्मानी आज़ाद DNA टेस्ट के लिए इस्लामाबाद भिजवा दिए गए हैं। जख्मी होने वाले 33 अफराद का एजेंसी हेडक्वार्टर्स में इलाज जारी है। और इसी पर बात करेंगे। तज्जियाकार सीनियर साहब हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। लोधी साहब बहुत शुक्रिया, सुबह आपने हमारे लिए वक्त निकाला, जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा जो हालिया वाकया हुआ है, जो अफगानिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, क्या इसका रद्द अमल तसव्वुर किया जा सकता है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बहुत अफसोसनाक बात है जो पारा चनार में वाक़या पेश आया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये अमल या रद्द अमल का मसला नहीं है। 2-3 बातें मैं क्लियर कर दूं। एक तो ये है मेरी नज़र में, पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता जब तक कि अफ़गानिस्तान में अमन ना हो, और अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ से बैरूनी फ़ौजें वहाँ से चली न जाएँ। ये आप देखिए कि ये जो काम दोनों तरफ किया गया है, ये एक ही किसी इंस्टीट्यूशन का है, एक ही किसी मुल्क का है, एक ही किसी इदारे का है जो इन दोनों मुल्कों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ना हमने कोई ऐसी कार्रवाई की है और हम क्यों करेंगे कि हम अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहेंगे। अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं होगा पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। इसी तरीके से मेरा अपना ये ख्याल है कि जो अफगानिस्तान है वो भी नहीं चाहेगा कि इस किस्म की कार्रवाई इधर हो, क्योंकि आपस में ये दोनों का इस किस्म का रिश्ता है कि एक में अमन ना हो तो दूसरे में अमन हो नहीं सकता। तो ये गौर करने की बात है कि और ये फिर किसकी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब भी आप इसके डिटेल में जाएं तो ये ज़रूर देखें कि इसका फ़ायदा किसको है, कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सुलह ना हो और ये अमन से ना रहे तो इसमें फ़ायदा किसका है। इस बात को मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूँ। जनरल साहब फिर भी कोई एक्शन तो लेना ही होगा। आप देखें TTP और जमातुल अहरार के हमले उन्होंने जिम्मेदारी उठा लिया, अब इनकी जो मुबैना लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में, अब पाकिस्तान एक्शन लेना भी चाहे तो क्या करे? देखिए, ये कौन कबूल करता है कौन कबूल नहीं करता ये बात इतनी अहम नहीं है। ये जिस किस्म की जंग है, ये जैसे कहते हैं कि क्वाकिब हैं कुछ, नज़र आते हैं कुछ, तो इस बात चाहिए कि किसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। वो जैसे मैंने पहले बात कही थी कि जो बड़े एक्टर्स हैं, जिनके ईमा पर, जिनके इशारों पर ये काम होते हैं, ये सारे शाखसाने उधर मिलते हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि हमारी डिप्लोमेसी को बहुत फ़ाल होने की ज़रूरत है और ऐसे ममालिक जो कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ करवाते हैं या करते हैं उनके साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि हमारे वो लोग जो कि एक्सप्लॉयट होते हैं गुर्बत की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से, उनके मतलब ज़रा सोचो बचार करने की ज़रूरत है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है किसने नहीं की, इसकी और गहराई में ज़रूरत है। अच्छा नईम साहब ये फरमाइएगा कि क्या अफगानिस्तान को ये बावर करवाने की ज़रूरत है कि वो इन तंजीमों के कमांडरों, इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर बावर कराने की ज़रूरत है तो फिर किस किस फोरम का इस्तेमाल किया जाए, कैसे किया जाए सब कुछ? देखें, ये बात मैं बड़े तवातर से कह रहा हूँ और दोबारा रिपीट भी कर सकता हूँ कि अफ़गान हुकूमत और अफ़गानिस्तान इनको एक चीज़ ना समझा जाए, क्योंकि अफ़गान हुकूमत मेरा ख्याल है इस वक्त अफ़गानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है।
इसलिए कि सारी दुनिया मानती है कि 50% इलाके के लगभग जो एरिया है वो अफगान मुजाहिदीन के ज़ेर असर है और किसी न किसी तरीके से लोग उनके ज़ेर असर हैं। उसके अलावा हम अच्छी तरह जानते हैं कि अफगान हुकूमत इस वक्त किसी और के पैसे से चल रही है, किसी और की सियासत के मुताबिक चल रही है, किसी और के कहने पे चल रही है। यहाँ तक कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल किसी और मुल्क के ज़ेर असर है। और मैं आप समझते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो अफगान हुकूमत को कोई दोष ना दीजिए, जो वो बात करते हैं या आप उनसे बात करें, इसका मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनसे बात करें जो उनके ऊपर हावी हैं, तब जाके ये बात अफगानिस्तान का मसला आएगा। मेरे बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जनरल साहब। फिर तो और भी ज्यादा मुश्किल बात है, ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस मामले में। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक और बहुत सी खबरें हमने और शामिल करनी है। अच्छा, हमने सोचा कि आज के शो में हम कोई 2 मिनट डिवोट कर दें क्रिकेट को, क्योंकि इतनी पेनफुल बात है कि हम इस पर मजीद बात नहीं करना चाहते। लेकिन आपको पता है कि कल जो हमारा वनडे क्रिकेट था हम हार गए, विच ऑल्सो मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया से हम जो सीरीज है, बहुत कोई दुखी बात है, बहुत सीरीज है वो हार चुके हैं। किस तरह हारे, क्या हुआ, मैंने नहीं बात करनी। सिडनी में क्या धोया ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को, मतलब है कि आंसू निकलने वाले हो गए थे मैच देखते हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा था जो खेल रहे थे उनकी कितनी हिम्मत है, उनका कितना बड़ा दिल है कि वो सब कुछ अपने ऊपर होने भी दे रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। इसी पर हम बात करेंगे। चौथा वनडे भी पाकिस्तान हार गया। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के राजा रमीज राजा। थैंक यू सो मच रमीज। ये बताइए सबसे पहले तो पिछले कुछ दिनों से हम बातें कर रहे हैं कि हमारी बॉलिंग कुछ कमजोर हो गई है, लेकिन सुभान अल्लाह फील्डर्स ने जो कल कमालात दिखाए हैं उनकी मेहरबानियों से इतना बड़ा टोटल सेट हुआ। तो फिर कहीं ये ज्यादती नहीं है बॉलर्स के साथ जो कहीं कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। 5 अहम कैचेस इन्होंने ड्रॉप कर दिए। आजकल तो अगर आप अच्छे फील्डर नहीं है, आपकी टीम में जगह नहीं बनती है, क्योंकि रन्स बचाना फील्ड में उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि बल्ले के साथ रन स्कोर करना, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्योंकि इस बॉलिंग साइड को जो कि पहले ही तितर बितर हुई है, अगर आपकी फील्डिंग भी कमजोर हो जाएगी तो फिर आपके चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं मैच जीतने के लिए। तो इसके लिए फिटनेस, इसके लिए एंटिसिपेशन, इसके लिए फील्डिंग का शौक रखना, इसके लिए एक फील्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इसके लिए फील्डिंग ड्रिल्स अच्छी करना, ये सब। अच्छा रमीज, ये तो बॉलर्स और फील्डर्स की बात हो गई और बड़ी गमगीन किस्म की बातें नहीं करेंगे, लेकिन बैटिंग में हमें क्या हुआ? इतनी नाकाम बैटिंग हमारी, आखिर गलती क्या है? बुनियादी फंडामेंटल गलती क्या कर रहे हैं हम? देखिए, बैटिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बैट्समैन सेट हो जाता है, 30-40 करता है, वो ये समझता है कि उसने काम कर दिया है, अब मेरा आगे जाने की जरूरत नहीं है, कोई और संभाल लेगा। एक पुख्ता बैटिंग ऑर्डर में या बैटिंग जिस बैटिंग में टैलेंट हो, उसके लिए तो शायद ये चल जाता है। 1-2 आप गलतियां कर लें बैट्समैन आपके, क्योंकि पीछे से कवर अप आपके पास मौजूद है। इस बैटिंग लाइनअप में कवर अप मौजूद नहीं है, तो जिसको स्टार्ट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल शर्जील 50 रन 2 दफ़ा किए, उसके बाद उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी। इसी तरह से शुएब मलिक ने आखिरी मैच में 40 किया, हफीज़ ने 40 किया, और टेक ऑफ पोजीशन से, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से सब कुछ वो हथियार डाल के, और हमने वो चेज एक। अच्छा रमी, सीरीज पर तो हमने फातिहा पढ़ ली, अब सीरीज तो हाथ से निकल गई। अब ये बता दें कि एडिलेड जो वनडे है उसको अगर बचाना है, कोई थोड़ी सी इज्जत के साथ वापस आना है, तो क्या हिकमत अमली अपनाएं, क्या तब्दीलियां करें? काश वो कैंसिल हो जाए। करना है अगले मैच में आपको और मुझे बहुत सारी दुआएं करनी है, और हम उम्मीद करें कि कुछ मिरेकल हो जाए और एक तरह से फिर से टर्न अराउंड हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक चीज़ अटैच है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो जितनी जल्दी ये चीज़ें अपने हाथ से गवा देते हैं, उतनी जल्दी एक ये मिरेकुलस परफॉर्मेंस से कम बैक भी कर सकते हैं। सो ऑन द डे अगर शर्जील को कुछ समझ आ जाए और 50 के बजाय अगर उन्होंने कहीं 100 कर दिया, और इसी तरह से हमारे जो सीनियर प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और बाबर आजम वैसी शॉट नहीं खेलेंगे जैसे उन्होंने पिछले मैच में खेली कि शर्जील ने छिक्का मारा, उसके बाद सिंगल ली, और उसके बाद उन्होंने थर्ड बॉल पे एक जोर से शॉट चला दी जिसको कहते हैं स्लॉग, और आउट हो गए, और जो प्रेशर क्रिएट किया था उस छिक्के और सिंगल ने वो जाया कर दिया। सो अकल के साथ खेलें, स्ट्रैटेजी सिंपल है, जीतने के लिए जाएं, देखें जीतने से सारी चीजें सिंपल। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज राजा। यानी बेसिकली इन
नटशेल हमें एक मौजज़ा चाहिए, हम एक मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे रमीज राजा ने खुद भी कहा कि मतलब काश कुछ हो जाए, डिलेड में शायद कैंसिल ही हो जाए, काश कुछ हो जाए। और अभी हम अभी हम मूड बदलते हैं, जरा कुछ खूबसूरत लोगों की बात करते हैं। और खूबसूरत लोग और सुरीली आवाजें आप तो हैं ही, लेकिन मोमिना मुस्तहसिन भी किसी से कम नहीं है। शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज मेलोडियस। वैसे तो उनका नए गाने का सबको इंतजार है, उनके फैंस को इंतजार है, लेकिन अभी उसमें कुछ टाइम है। लेकिन वो एंटरटेन करती रहती है। एक बड़ी अच्छी वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। सॉरी हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से आप वीडियो देख लें, फिर हमने ब्रेक भी लेनी है। ये इनकी फ्लाइट डिले होगी, मिस होगी। कराची एयरपोर्ट है, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह रिकग्नाइज भी कर लिया होगा। तो इन्होंने वहाँ एंटरटेन करना स्टार्ट कर दिया। कहती हैं कि यूट्यूब पे उन्होंने ऐसी कोई वीडियो पहले देखी थी, तो शी डिसाइडेड टू डू इट। और उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं भी उसको रेप्लिकेट करूं। तो ये इधर से उधर अगर वाकई फ्लाइट में टाइम हो तो दिस इज वेरी गुड आइडिया। और इशू ये है कि उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ चीजें सही नहीं चल रही, जिसके लिए उन्होंने मैसेज भी डाला है इंस्टाग्राम पे कि उनकी पर्सनल जिंदगी में लोग दखल देना बंद कर दें और इससे एंटरटेनमेंट हासिल करना बंद कर दें। ओके जी, ब्रेक टाइम। ये अच्छी बात उन्होंने की है, लेकिन एनीवे ब्रेक, न्यूज ब्रेक, और फिर मिल रहे हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। दूसरा घंटा हमारा शुरू हो चुका है। मेरे साथ है हुमा अमीर शाह और विदाउट एनी डिले हम इस घंटे की टॉप स्टोरीज। सहूलतें ना होने के बराबर और जराइम पेशा अफराद कंट्रोल से बाहर। कराची के ताजर सिंध हुकूमत से खुश नहीं, अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आसानी से नजरअंदाज करने वाली बात नहीं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों से तालिबात लापता होने के वाकयात पर सबको तशवीश है। मामला इंतहाई परेशान कुन भी है और पुरअसरार भी। जल्द अज जल्द खोज लगाने की जरूरत है। अमरीकी सदर को अमरीकी मीडिया से बड़ी शिकायतें हैं। बड़ा खुलकर और जारहाना अंदाज में इजहार कर रहे हैं। ये महाजराई आइंदा दिनों में और बढ़ती नजर आती है। और कुछ अरसा पहले तक आपको पता है ये हमारी बड़ी टॉप स्टोरी भी हुआ करती थी। हम बड़े इंटरेस्टेड थे कि अमेरिका में ट्रंप सदर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। फिर जब बन भी गए तो तब भी ये शक था कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब वो बन गए, अब वो सदर ही हैं। अब हम उनको अमेरिकी सदर ट्रंप कहा करेंगे। और अमेरिकी सदर ट्रंप मीडिया के खिलाफ महाज पर हैं और इंतखाबी मुहिम के दौरान शुरू होने वाली कशीदगी अब इंतहा को छू रही है। और इक़्तिदार संभालने के अगले ही रोज डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अपने खिलाफ मुजाहिरों का जिक्र भी किया और मगर मीडिया को खूब निशाना बनाया। और वो एक्चुअली जिक्र गोल कर गई ना, कतरा गए, कन्नी कतरा गए, पतली गली से निकल गए कहीं पर। और उन्होंने मीडिया नुमाइंदों को रुए जमीन पर मौजूद सबसे ज्यादा बेईमान अफराद करार दिया है। और इसी बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीवी फुटेज और तस्वीर में उनकी हलफ बर्दारी की गलत तस्वीर पेश की गई है। मीडिया ने इस मौके पर 2.5 लाख अफराद की मौजूदगी की खबर दी थी, जबकि वहां लोगों की तादाद कहीं ज्यादा थी। Have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth. But we had a massive field of people. You saw that. Packed. I get up this morning, I turn on one of the networks, and they show an empty field. I said, wait a minute. I made a speech. I looked out. The field was, it looked like 1.5 million people. They showed a field where there were practically nobody standing there. This was the largest audience to ever witness an inauguration, period, both in person and around the globe. These attempts to lessen the enthusiasm of the inauguration are shameful and wrong. अच्छा, लगता है कि ट्रंप वहाँ खड़े होकर गिन रहे थे कि उनको देखने को कितने लोग आए हैं, 1.5 मिलियन पीपल। खैर आपको बताएं कि व्हाइट हाउस में ट्रंप के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि किसी भी हल्फबर्दारी के दौरान सामाईन की तादाद इस दफ़ा सबसे ज़्यादा थी। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी सदारती मुहिम के आगाज से ही मीडिया के साथ उलझे हुए हैं। उनकी हल्फबर्दारी पर भी अमरीकी मीडिया ने या तो मनफी या फिर इंतहाई मानी खेज तबसरे किए। ये अमरीकी मीडिया ही था जिसने ट्रंप की मुहिम के दौरान उनकी मुतनाज़े वीडियो टेप्स भी जारी की थी। और हलफ बर्दारी से कुछ रोज पहले भी ट्रंप एक सहाफी से उलझ पड़े थे। ये भी सुन लीजिए।
Since you're attacking us, can you give us a question? Since you're no, Mr. President-elect, Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization. You are attacking our news organization. Your organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can Quiet. you state, Quiet. Mr. President-elect, Go ahead. can you state She's asking categorically, a question. Mr. Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm us not a going to give you question? a question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, Go ahead. can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate. और आपको बताएं कि दूसरी जानिब गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान लाखों अफराद ने अमरीका और दुनिया भर में ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ मुजाहरे भी किए और सिर्फ अमरीका में 300 के लगभग रैलियां निकाली गई और पेरिस, ब्रसल्स, बर्लिन और सिडनी समेत दुनिया में 670 अंदाजा करें 670 से ज्यादा मकामात पर होने वाले मुजाहिरों में खवातीन की बड़ी तादाद भी शिरकत की। और इसी पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार आदिल नजम साहब हमारे साथ अमेरिका से ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आई नो इट्स ऑड टाइम देयर, लेकिन हमने आपको तंग किया है और आप हमारे लिए हाजिर भी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू वेरी मच। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बज़ाहिर ये नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने मीडिया इमेज की कोई परवाह नहीं है, इसमें कितनी सदाकत है और अगर नहीं है तो क्या रीजंस हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि उनको परवाह नहीं है मीडिया इमेज की, उनको बहुत ज्यादा परवाह है। मेरे ख्याल में तो उनको इसके अलावा किसी चीज की परवाह है ही नहीं। कितने वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और नार्सिसिस्टिक हैं, तो उनको बहुत ज्यादा परवाह है। मसला ये है कि उनको ये यकीन हो गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खुसूसन जो टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब उसके हाथ में मीडिया इमेज नहीं रहा। उनको इस इलेक्शन में और इस इलेक्शन के बाद ये पता लग गया है कि जो आम लोग हैं, और ये मेरे ख्याल में सिर्फ अमेरिका की हकीकत नहीं है, बाकी दुनिया और शायद हमारे अपने मुल्क की भी हकीकत होने लगी है कि लोग जो हैं वो मीडिया से इतने ज्यादा नाराज हैं कि मीडिया इज अ वेरी गुड बैशिंग टारगेट। तो जब वो मीडिया के खिलाफ बात करते हैं तो उनकी जो सपोर्ट बेस है वो उससे बहुत ज्यादा खुश होता है। और सोशल मीडिया की वजह से उनके पास एक हथियार ये है कि अब उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत नहीं रही। तो वो जो आपने अभी क्लिप दिखाया जिस रिपोर्टर का वो सवाल नहीं दे रहे थे, वो CNN का रिपोर्टर था, CNN का। एक वक्त ऐसा था कि कोई भी सियासतदान CNN पे आने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता था। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका इन अ वे जो जीत की एक वजह भी है वो ये है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को बाईपास कर दिया है। और ये मेरे ख्याल में एक आलमी ट्रेंड है कि लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो मीडिया को अब रिलायबल नहीं समझते, उसको लेजिटिमेट नहीं समझते और इन अ वे बहुत ज्यादा हेट्रेड है मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ। हाँ जी नजम साहब, लेकिन ये तो बड़ी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ सॉर्ट्स ली है। आपको क्या लगता है कि इनका जितना भी टेन्योर रहेगा, 4 साल रहे या 8 साल रहे, इनकी एक रिलेशनशिप जो है वो मीडिया से अच्छी रहनी पड़ेगी? बिकॉज आफ्टर ऑल मीडिया ओपिनियन मेकर है। नहीं, पर वो जरूरी नहीं है कि उनका, देखे ना, उनकी बेट ये है कि मीडिया ओपिनियन मेकर नहीं रहा। उनकी बेट ये है कि वक्त चेंज हो गया है। अब जो है ये जो बड़े बड़े चैनल हैं ये ओपिनियन मेकर नहीं है उनकी नजर में, वो सोशल मीडिया है, ट्विटर। वो तो CNN को बाईपास कर देते हैं, सुबह सवेरे वो ट्वीट कर देते हैं। तो इन अ वे उनकी इलेक्शन की जीत की एक बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने मीडिया से पंगा लिया और मीडिया को चित कर दिया। तो अब मीडिया उनके पीछे भाग रहा है। आपको लगता है कि इनकी प्रेसिडेंसी में, इनके टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादा खबरें और ज्यादा फुल प्रूफ सदाकत वाली कि ये बिल्कुल सही खबरें हैं, हम ट्विटर के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि इनके अपने अकाउंट से ही पता चलेगा, एंड वी शुड नॉट रिलाई ऑन ट्रेडिशनल मीडिया? अब तो हैंडल भी चेंज हो गया। जी, मेरे ख्याल में वो चाहते तो यही है, वो चाहते तो यही है कि ट्रेडिशनल मीडिया को बाईपास कर दें, और अगर बाईपास कर दें तो फिर ट्रेडिशनल मीडिया की जो पावर है वो खत्म हो जाती है। लेकिन एक और काम भी वो कर रहे हैं, वो जो है वो मीडिया से एक तरह की ये जो जंग है ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है कि मीडिया सहम जाए और मीडिया सिर्फ उनको उनकी टर्म्स पे डील करे। और जहां तक सदाकत की बात है तो सदाकत का वक्त तो खत्म हो गया है, वो तो आप मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी पूछ लें। अब जो है आम शख्स जो है उसको ये यकीन नहीं रहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई भी मीडिया उसको सच्ची खबर देता है। और दैट इज वाई जो दुनिया में हम रह रहे हैं वो एक पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी है। और ये जिस तरह आपने बात की कि कितने लोग मौजूद हैं, तो जब मैंने पहली बार सुनी तो मुझे हंसी ये भी आई कि बिल्कुल एक पाकिस्तान किस्म का वाकया कि एक जलसा होता है, उसके बाद हर दूसरा शख्स जो है उसके पास एक दूसरा नंबर होता है।
जितने लोग वहां फिट आ भी नहीं सकते वो भी हम एक नंबर फेंक देते हैं। तो जल्दी से आदिल नजम आप अपनी तरफ से बता दें कि कितने लोग थे, मतलब बहुत ज्यादा थे, कभी किसी भी प्रेसिडेंसी ओथ टेकिंग में इतने लोग नहीं आए, क्या यही सच है? नहीं, बिल्कुल उल्टा है। जहां तक तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट की बात है, ये बहुत क्लियर है कि उनकी इनॉग्रेशन पे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा कम थे ओबामा साहब की इनॉग्रेशन से भी, और जो उसके अगले दिन मुजाहरे हुए खवातीन के, उसमें अंदाजा ये है कि ऑब्जेक्टिवली तकरीबन 3 गुना लोग थे बनिस्बत डोनाल्ड ट्रंप के। इनके खिलाफ जो मुजाहिरे हुए उसमें 3 गुना लोग थे, उस इनॉग्रेशन में कम लोग थे। आई एम सॉरी, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच आदिल नजम साहब, आपने हमारे लिए जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। और वो जो सवाल है कितने आदमी थे, वो अमेरिका में भी इस किस्म के सवाल हो रहे हैं। अब तो हिज वर्ड अगेंस्ट द मीडिया होने वाला है। ये गेम तो चलेगी काफी अरसे तक, और एक इसी तस्वीर से आपको पता चल गया। वो कहते हैं कि इससे ज्यादा लोग तो कभी थे नहीं, कि सारे मीडियम्स ये कहते हैं कि बहुत कम लोग थे। लेट्स मूव ऑन, बहुत सी बातें हमने करनी है और एक फिल्म की थोड़ी सी बात हो जाए जरा लाइटर। एन हैथवे बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, इनकी एक साइंस फिक्शन फिल्म आ रही है, और ये साइंस फिक्शन तो है लेकिन एक कॉमेडी फिल्म भी है साथ साथ, और इसका ट्रेलर जो है वो रिलीज हो गया। कोलोसल इसका नाम है, और जरा आप इसको देखिए। That happened like 9 hours ago. You're just hearing about this. You ever notice how it just keeps destroying everything in its path, but it never looks down? It's like it's being operated by remote control. Gloria, you gotta see this. It's dancing. It's dancing like... अच्छा, दिस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। खैर ये जब आएगी तब आएगी। अभी और बड़ी खबरें जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, जैसे कि कराची के ताजरों का आर्मी चीफ से मुलाकात में सिंध हुकूमत पर अदम एतमाद। ऐसी बात नहीं जिसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सके, और सूबाई हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे। 19 जनवरी को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कराची के ताजरों और सनतकारों के 40 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की थी, जिसमें ताजर बरादरी ने सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और आर्मी चीफ से मुलाकात करने वालों में एसएम मुनीर, जुबैर तुफैल, शमीम फरकू समेत ताजरों और सनतकारों के नुमाइंदे और अहम कारोबारी शख्सियात शामिल थी। ताजर बरादरी का बेसिकली कहना यह था कि सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही है। कराची को गंदा तरीन शहर बना दिया गया है, विच इज ऑब्वियस, विच इज अपैरेंट ऑन रोड्स, और जराइम में भी इजाफा हुआ है। ताजरों की बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। कराची में टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम फिर से सर उठा रहे हैं। साल 2016 की अगर बात कर लें तो इसके बारे में CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में ज्यादा जराइम हुए हैं, ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो या दीगर चीजें हों। और 1000 से ज्यादा शहरियों से बंदूक की नोक पर मोबाइल फोन छीन लिए गए। 22,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें। 2016 के दौरान शहर में 419 अफराद को कत्ल भी कर दिया गया। एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। जी, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और इसके बारे में हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मुमताज सनतकार हैं और प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमें ज्वाइन कर चुके हैं जुबैर तुफैल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर तुफैल साहब। वाकई बड़ा मुश्किल है इस शहर में अच्छा काम करना जहां इस किस्म के स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हो। तो क्या आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या आपसे उनकी आर्मी चीफ से क्या बात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुलाकात हुई थी, ये जो है कोर कमांडर साहब ने हमें दावतनामा दिया था कि वो बिजनेसमैन से मिलना चाहते हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब। तो इस तरह से तकरीबन 30 बिजनेसमैन थे और 10 के करीब बैंकर्स थे या बैंक के प्रेसिडेंट्स थे। तो ये मुलाकात हुई, और मुलाकात में सबसे पहले जो था वो जनरल बाजवा साहब ने कुछ टाइम खिताब किया, 15 से 20 मिनट, और उन्होंने बताया कि भी वो उनकी फ़ौज की क्या तरजीहात है, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुल्क में जो दहशतगर्दी है ये तकरीबन 85 to 90% ख़त्म हो चुकी है, और ये वज़ीरिस्तान से लेकर कराची तक इसी तरह है। लेकिन कभी कभी इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात होते हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना हों। अफवाज जो है वो पूरी तरह से तमाम मामलात पर नज़र रखे हुए हैं, और वो कोशिश करेंगे जो बाकी 10 से 15% दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दी है उसको भी जल्द ख़त्म कर दिया जाए। जुबैर साहब, आई वांट टू एक्चुअली नो कि जब सिंध हुकूमत के सामने आप लोग अपने मुतालबात रखते हैं या उनसे बात करते हैं, तो आपके मुतालबात को कोई संजीदगी से लेता है? अगर उस वक्त संजीदगी से सुन भी लेते हैं तो कोई आपको अमली इक़दाम उस सिलसिले में नज़र आता है?
मैं आपको चाहूँगा कि पहले वो वाली बात ख़त्म कर लूँ जो जनरल बाजवा साहब से हुई थी। उन्होंने ये पैगाम दिया कि अफवाज एक इदारा है और इसमें यहाँ एक आर्मी चीफ के जाने से और दूसरे के आने से बुनियादी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आती। जिस तरह हम चल रहे हैं उसी तरह चलेंगे और आपको यकीन दिलाते हैं कि टोटली ये दहशतगर्दी जो है अब ये नेक्स्ट टारगेट होगा कि जो 10 से 15% हैं इनको भी ख़त्म किया जाए और आप लोग अपने जहन से खौफ निकाल दें। आप लोग मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको इससे ज़्यादा बेहतर माहौल देंगे चंद महीनों के अंदर। तो ये एक उनका सबसे पहला वाज़ेह मैसेज था। उसके बाद आर्मी चीफ ने जानना चाहा कि इसके अलावा अगर कोई आपकी मुश्किलात हैं तो उसका भी जिक्र करें। तो बाज़ लोगों ने जो उस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने जिक्र किया कि शहर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही तरह से काबू नहीं आ रही। उसमें एक तो ये कचरे की सफाई, नंबर 2 ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों की बहुत बुरी हालत है और इसके अलावा एक मौजूद था पानी का कि इंडस्ट्रीज़ को पानी नहीं मिलता। तो इस वजह से ये भी था। लेकिन आपने बीच में फरमाया कि अदम एतमाद, तो मैं समझता हूँ कि हमने कोई अदम एतमाद का इजहार नहीं किया, हमने मुश्किलात का इजहार किया। और जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं सैयद मुराद अली शाह साहब, ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। आपको सबसे पहली बात तो बताऊं कि वो साहब जो हैं टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। कभी ऐसा सिंध गवर्नमेंट में नहीं होता था कि चीफ मिनिस्टर जो है 9 बजे अपने ऑफिस में होता है जी। अगर हमने उनको FPCCI में बुलाया 10 बजे तो 10 बजने से भी 5 मिनट पहले आ गए थे। तो ही इज मोर पंक्चुअल और साथ साथ उन्होंने वुज़रा को भी जो प्रेशराइज किया कि सब लोग टाइम पर आए। तो ये तो एक बहुत अच्छी तब्दीली है कि सिंध गवर्नमेंट में। तो क्या वो इतने पंक्चुअल अपने वादे जो करते हैं उनके बारे में भी आपको पता है? मैं उस तरफ आता हूँ। ये बता दें। देखिए, सड़कों का जहाँ तक मसला है तो उन्होंने अभी 2 अरब रुपए जो हैं एलोकेट किए हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग खुद से, जो बिजनेसमैन हैं वो खुद से टेंडर करें, जिसको देना है दें और अपनी सड़कें जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके अंदर सड़कें बनवा लें। वो 2 अरब रुपए उन्होंने दे दिए। मैं समझता हूँ कि वो 10 से 15 दिन के अंदर जो है इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। तो एटलीस्ट इंडस्ट्रियल एरियाज में जो टूटी हुई रोडें उसका मसला हल हो जाएगा। जो सबसे जो ज़्यादा मुश्किल 2 चीज़ें, एक पानी की अवेलेबिलिटी। पानी आपको पाइपलाइन से मिलता नहीं है, आपको जितना पानी चाहिए वो टैंकर से मिल जाता है और फिर टैंकर की प्राइसेस हर वक्त फ्लक्चुएट होती हैं, कभी 7,000 से लेकर 10,000 तक चला जाता है। तो ये एक तशवीशनाक बात है जिसपे हम चाहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट जो है तवज्जो दे और कोशिश करे कि ये मसला भी सनतों का हल हो। और रहा तीसरा वो कचरे का कि रियली अगर आप देखें शहर में किसी भी जगह जाएं तो शहर का बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। ज़ुबैर साहब, आपकी चाहत तो ये है, हम सब की चाहत है ये सारे मसाइल हल हों, लेकिन अगर हालात नहीं बदलते और आपकी ये शिकायत यूं ही रहती हैं तो फिर अगला लाहेअमल क्या होगा? शॉर्टली प्लीज हमें बताएं। मैं आपसे बताऊं कि हम ये चाहेंगे कि हम सिंध हुकूमत से अपनी बातचीत ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी हम अभी महीने में 1 दफ़ा मिलते हैं, मे बी वी विल बी मीटिंग देम एवरी वीक और उनको इस बात पे कन्विंस करेंगे कि वो अपनी तमाम तवज्जो इन 2 मसाइल के हल करने के लिए दें। और मुझे तवक्को है कि ये जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब हैं ये बहुत एनर्जेटिक हैं और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लवली, तो आप बड़े होपफुल हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, आप आए और आपने हमसे ये बात की है और अच्छा है कि आपका फेथ है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। चलिए, ये तो एक अच्छी बात होगी। हमें हमेशा लगता है कि जब हम सिंध की बात कर रहे होते हैं, कराची की बात कर रहे होते हैं कि चीज़ें काम नहीं कर रही तो कुछ डिप्रेशन का माहौल हो जाता है। बट इट लुक्स लाइक कि पीपल स्टिल हैव फेथ कि कुछ अच्छा होने वाला है। अब लेट्स मूव ऑन अक्रॉस द बॉर्डर और कुछ आपको इंडिया से खबरें बता दें। वो लोग, ख़ासतौर पर ये खबर उनके लिए, वो लोग जो बॉलीवुड की चकोचौंध से भारत में सब अच्छा है, भारत में सब मॉडर्न है का मंजर देखते हैं, उनको ये बता दें कि इसी भारत में कम उम्र बच्चियों की शादी की शरह जो है वो मूवीज वगैरह देख के एक बिल्कुल डिफरेंट इमेज ऑफ इंडिया है जो कि होगा, साथ साथ वो भी होगा, लेकिन ये भी एक रियल इंडिया है जो हम आपको बता रहे हैं, जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वी हैव गॉट टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके लिए बहुत कुछ है हमारे पास, तो आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला और मैं हुमा आपके साथ हैं। बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि समाअत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रेकिंग भी आ गई है। जी, ब्रेकिंग आ गई है हमारे पास, समाअत अभी जारी है पैनामा लीक्स की, और आपको ब्रेकिंग देंगे हम कि जमात इस्लामी के वकील के दलाइल चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत हो रही है। जमात इस्लामी के वकील ने इस्तदा की है कि वजीर आजम की तकरीर का रिकॉर्ड स्पीकर से तलब किया जाए। इस पर जज साहब ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान ने तकरीर का जो ट्रांसक्रिप्ट लगाया है वो गलत है। ये जस्टिस
अजमत सईद की तरफ से रिमार्क्स सामने आए। तकरीर के मतन से किसी फरीक का इख्तलाफ नहीं तो रिकॉर्ड क्यों मंगवाया जाए, इस पर ये रिमार्क्स दिए जस्टिस खोसा ने। इस पर कहा गया है कि मुमकिन है तर्जुमा करते वक्त कोई गलती हो गई हो तौफीक आसिफ एडवोकेट की तरफ से। और फिर रिमार्क्स दिए गए कि वजीर आजम की तकरीर उर्दू जुबान में थी जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ से। वजीर आजम की तकरीर केस का अहम सबूत है, तौफीक आसिफ एडवोकेट ने फिर जवाबन ये कहा है, क्या हम यहां शवाहिद रिकॉर्ड कर रहे हैं? जस्टिस शेख अजमत सईद ने इस्तफसार किया। इस पर कहा गया कि अदालत चाहे तो शवाहिद रिकॉर्ड कर सकती है तौफीक आसिफ एडवोकेट की तरफ से, जो कि जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके दलाइल जारी हैं। क्या वजीर आजम की तकरीर रिकॉर्ड से हज़फ की गई? जस्टिस गुलजार ने इस्तफसार किया। यह सवाल किया गया, वजीर आजम की तकरीर रिकॉर्ड का हिस्सा है। जमात इस्लामी के वकील ने इस पर यह अदालत को बताया है, फाजिल जज साहिबान को यह बताया है। अच्छा, ये तो आपने अब्दुल्ला बता दी कि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपसे वादा भी रखते हैं कि जैसे अपडेट हमारे पास आएगी हम आपको बता देंगे। लेकिन एक साथ चीज जो अब्दुल्ला ने मेंशन नहीं की, वो मैं इंसानों के कपड़े देख रही थी। आप सब स्टोरी सुना थे, आई वाज जस्ट लुकिंग एट व्हाट दे वर वेयरिंग। मफलर्स पहने हुए हैं, जैकेट्स पहने हुए हैं, मतलब ठीक ठाक किस्म की कोई ठंड सिचुएशन लगता है। हाँ, और कल से कराची में भी होपफुली बारिश होने वाली है। एग्जैक्टली फोरकास्ट है कि कराची में बारिश होनी है। लेटर इन द वीक सर्दी की लहर भी एक ज़्यादा होनी है और दुनिया में भी बड़ी सर्दी पड़ी है। इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में कुछ बताएंगे, लेकिन पहले अब्दुल्ला क्या कर रहे थे पूरा वीकेंड? 3 दिन जी कराची ईद फेस्टिवल लगा हुआ था, तीनों दिन अब्दुल्ला पहुंच गए कि भाई खाना में खाओ। अच्छा, 2 दिन तो ये गए हैं और क्या क्या खाया और क्या क्या देखा, क्या क्या किया, ये इन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई। मेरे लिए कुछ लाए? It's a bright sunny day in कराची और मैं मौजूद हूँ कराची ईद फूड फेस्टिवल में। यहाँ पर देसी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, थाई हर किस्म के खाने मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करते हुए स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और कुछ खाने भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक और स्टॉल पर हम मौजूद हैं, लाइव पराठे बन रहे हैं, सीख कबाब भी रेडी हो रहे हैं और एक हम आपको सीख कबाब एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा, आप तो नहीं कर सकते। You have got to poo-poo it in order to eat it. Screen ही बट रहा है। Actually people are paying to get all this stuff. हम इस वक्त पेशावर के स्टॉल के नीचे मौजूद हैं। यहाँ पर जबरदस्त किस्म की अफगानी बोटी और क्या है, अफगानी पुलाव, नमकीन, रोश, गोश्त, सब कुछ मिल रहा है। Karachi has made it up this time and woohoo, cheers up to Karachi. This place looks awesome, the food stalls, everything is great, the environment. हमने सादा खुशबू मीठा पान तो खाया होगा, लेकिन कभी आपने न्यूटेला, मिंट, सैफरॉन एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स दे हैव। बताओ ना कितने किस्म के पान है आपके पास? हमारे पास अराउंड 42 वैरायटी है पान की, डिफरेंट पान। और सारे आपका फेवरेट कौन सा है? सिग्नेचर पान है और न्यूटेला पान है। एक ऐसे एक स्टॉल पर हम मौजूद हैं जहाँ पे जबरदस्त किस्म का बीफ स्टेक हमें नजर आ रहा है। सो वी कैन जस्ट हैव थोड़ा सा, बिल्कुल, बिकॉज हम पहले भी बहुत खा के आ रहे हैं और हमने आगे भी बहुत कुछ खाना है। सो वी विल जस्ट हैव थोड़ा सा स्टेक। यस, इस पे इसका जो असल टेस्ट है ना वो सॉसेस से आता है। सो एक तो बीफ स्टेक हो और मीडियम वेल या फिर मीडियम रेयर हो तो उसका क्या ही मजा है। राबिल एक फोक दीजिए। नहीं, आई विल यूज माय हैंड्स, इट्स ऑलराइट। ऑलराइट, alright, dude, this is really good. You should try this. जनाब, आपने बड़े इंग्लिश किस्म के बर्गर्स के नाम देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं रिक्शे में मौजूद हूँ और ये मलंग रिक्शे वालों का बर्गर। सो अगर आप मलंग होना चाहते हैं या फिर आई डोंट नो व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दिस नेम, बट यस, दिस इज मलंग का बर्गर और हमने खाया है एंड इट्स रियली गुड। सो ये चाय जो है ना, गुलाबी कश्मीरी चाय हम ट्राई करेंगे और इसके साथ हम चाहेंगे कि गुलाब जामुन हमें दिखा दें। जरा कुछ वेस्टर्न डिजर्ट्स और विलायती खान मीठों की तरफ आएंगे और यहाँ पे कुछ ब्राउनीज हैं और कुछ कुकीज हैं। a lot of women entrepreneurs I see around, which is brilliant, which is so great. उनसे बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि ये क्या है और इनका बेस्ट सेलर क्या है। So can we talk to somebody? अस्सलाम वालेकुम जी। और रिस्पॉन्स कैसा है आपका? Excellent. As you can see the crowd, there are a lot of people, a lot of excited people for fresh cookies out of the oven. यहाँ पे हमने एक स्टॉल पे बड़ा रश देखा तो मैंने इनसे पूछा कि इनके पास क्या है। इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम बताया, चूरोज यहाँ पर बन रहे हैं, बिक रहे हैं और बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या डिश है भाई और ये कहाँ से आई हुई है और ये यहाँ कैसा रिस्पॉन्स है इसका। अस्सलाम वालेकुम।
सर ये क्या है? It's very different looking. ये है क्या basically? These are Brazilian churros. This is what it looks like. It's got filling of Nutella, caramel, cream cheese, peanut butter inside. तो basically गरम है. किस चीज से बना हुआ है? ये फ्राई हुआ है? ये क्या है? ये deep fry हुआ है. Give me the box. Deep fried and it's covered in cinnamon and sugar. All right. And you choose your own flavor. और ये ब्राजीलियन मीठा है जी, चूरोस इसका नाम है, और इसमें 3 तरह के फ्लेवर्स हैं, एक है स्ट्रॉबेरी, एक है न्यूटेला, एक है कैरेमल। ये बताइए, ये आपका अपना इनिशिएटिव है? जी। और कैसा रिस्पांस है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। So आप क्या-क्या यहाँ पे सेल कर रही हैं? जी, चाउमीन वी हैव, देन वी हैव कालून चिकन, बीफ है, वॉन्टॉन्स हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं। और वो सारी खवातीन जो घर में आपको देख रही हैं और वो कुछ सोचती हैं करने का और वो नहीं करती हैं, उनके लिए कोई मैसेज दे दीजिए। जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन यहाँ पर स्टॉल्स खत्म नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। सो अगर आप नहीं आए यहाँ पर तो आपने कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज मिस कर दी है। एक ये कि यहाँ पर आवाम बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लोग मिल बैठकर खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये सस्ती अवामी तफरीह के मौके हैं। ये हमारे आवाम को मिलना बहुत जरूरी है। और मुझे ये पैकेज देखकर दोबारा मैंने बात ही नहीं करनी, मतलब कि मैंने लिस्ट बनाई है कि इसने क्या क्या खाया। चूरोस खाए हैं, कबाब, फिर पान भी खा लिए, मतलब एक पत्ते के ऊपर चॉकलेट आइडिया नहीं अच्छा लगा। गुलाब जामुन खाए, कश्मीरी चाय चल रही है जी। मैं जा रही हूँ उधर। मैंने मेरा मतलब है कि इनको होना चाहिए था, ये इनकी गलती है, ये नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया है। और क्या लजीज खाने थे। मैं ये तपाता रहूंगा मैं। आप ब्रेक। उफ, क्या वेलकम बैक एंड वेरी क्विकली हम जल्दी से बता दें जी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग एडल्ट्स हैं, हमें ट्वीट भी करते रहते हैं, अपने सवाल भी भेजते रहते हैं कि हम अपने करियर काउंसलर को दें। तो आपके सवाल हमें मिल रहे हैं और हमारे करियर काउंसलर जो हैं बड़े इंप्रेस्ड हैं आप लोगों से कि आपके सवाल बड़े अच्छे होते हैं। सैयद अजहर हुसैन आबदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबदी साहब, एक सवाल जो पूछा गया है मैं यहाँ पढ़ भी लूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग के शोबे में कुछ नई स्पेशलाइजेशंस आई हैं जिसकी बहुत डिमांड है। वो क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, आप जरा हमें बता दें। जो बिल्कुल लेटेस्ट एरिया है अकाउंटिंग में, उसे हम कहते हैं, और मास्टर्स है उसमें, जैसा कि उन्होंने कहा, MSc फोरेंसिक अकाउंटिंग। और ये वो अकाउंटिंग है जो इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग भी कहलाती है। और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या किकबैक्स या इस किस्म के अकाउंट्स को तरफ देखा जाता है जहाँ पर कोई क्राइम हुआ हो या फ्रॉड हुआ हो या कहीं और ज़राए से जो है इलीगल ज़राए से पैसा ट्रांसफ़र किया गया हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन को और उसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को हम फोरेंसिक अकाउंटिंग कहते हैं। और इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान में भी है। और अच्छा, आबदी साहब ने फोरेंसिक अकाउंटिंग वाली अच्छी बात की है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हम पैनामा केस भी देख रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता तो बड़ी जबरदस्त। लेकिन अब नंबर्स से जरा केमिकल्स की तरफ आते हैं। बायोकेमिस्ट्री के बारे में लोग सवाल कर रहे हैं और आबदी साहब पूछा जा रहा है कि बायोकेमिस्ट्री में अगर आपने मास्टर्स कर लिया तो उसके बाद कौन सी फील्ड्स हैं जहां पर तरक्की के मौके अच्छे हैं, आपको जॉब्स कहां मिल सकती हैं? इसी के साथ रिलेटेड एक नया एरिया है और हम सब उस एरिया को रोज़ाना डिस्कस भी कर रहे होते हैं, जो कि आजकल जिस तरह बढ़ती हुई दहशतगर्दी है या क्राइम्स जो हो रहे हैं, मर्डर्स जो हो रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन में भी काम आता है। उसे हम कहते हैं MSc DNA एनालिसिस। और ये वो शोबा है जिसके अंदर पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क में भी रिसर्च हो रही है और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और इनके जो कुछ इन्होंने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, उसके साथ इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी मीट करती हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी अगर ये कोशिश करें और देखें, यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र हो रहा है, लेकिन बैरून मुल्क तो ये बहुत ऑफ़र हो रहा है और इसकी वर्ल्ड एजेंसी में खपत बहुत बहुत शुक्रिया आबदी साहब। एक तो चीज़ें आप नई इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाहर के मुल्कों में कभी हम देखें तो ये आते हैं लिखे हुए कि ये DNA एनालिसिस एक्सपर्ट हैं, माहिर वॉटेवर हैं। तो लिहाजा बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से बहुत ही मैं तो कहूँगी खौफनाक किस्म की खबर है, क्योंकि इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों से तालबात गायब हो रही हैं और मामला इंतहाई परेशान कुन भी है और पुरअसरार भी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस
12 जनवरी से लापता। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक 21 साला तालबा की तलाश में है और पुलिस में दर्ज कराई जाने वाली शिकायत के मुताबिक वो 12 जनवरी को एक वर्कशॉप में शिरकत के लिए यूनिवर्सिटी गई, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल सका। गुज़िश्ता एक माह के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में अपनी नौयत का तीसरा केस है। अंदाजा करें, तीसरा केस है ये। और इससे पहले इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन इंजीनियरिंग की एक तालिबा भी गुज़िश्ता माह जो है वो कैपिटल से के हदूद से लापता हो चुकी हैं और पुलिस ने लापता होने वाली लड़कियों के अहले खाना, क्लासमेट्स वगैरह और दीगर करीबी लोगों से पूछताछ भी की है। मोबाइल फोन के डेटा भी उन्होंने मदद ली है, लेकिन अभी तक लड़कियों का कुछ पता नहीं चल सका। और इसी पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी एजाज सैयद साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद से यूं एजुकेशनल कैंपसेस से, यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से खवातीन का, स्टूडेंट्स का, लड़कियों का गायब होना, कोई वजाहत दी गई है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से? व्हाट इज हैपनिंग? जी, ये मुख्तलिफ केसेस हैं लड़कियों के इस्लामाबाद के जो तालीमी इदारे हैं उनसे लापता होने के, और ये तीनों जो वाक़यात हैं ये एक जैसे वाक़यात नहीं हैं। पुलिस की तरफ से जो केसेस हैं ख्वातीन के या लड़कियों के लापता होने के, उनकी तहकीकात जारी हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो केसेस हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ पहलू सामने आए हैं। लेकिन इन वाक़यात का जो हम आपको इधर ही रोक रहे हैं क्योंकि नुसरत सहर अब्बासी इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं, उनको सुनते हैं। ये पेट्रोल है और खुदा की कसम खाती हूँ, अपने बच्चों की कसम खाती हूँ मैं कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, बिलावल जरदारी साहब, बख्तावर साहिबा और आसिफा साहिबा, आपको अपनी माँ की तरफ से इंसाफ नहीं मिला, मेरे बच्चे आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे जिस तरह से अब्यूज किया गया, मुझे जलीलो ख्वार किया गया, 2 दिन से पूरी दुनिया में मैं जलीलो ख्वार हो रही हूँ और मुझ पर दबाव है माफी का। तो क्या मैं ऐसे शख्स को माफ कर दूं जिसने इस तरीके के जुमले मुझे कहे? जो काम करने वाली खवातीन जो अपनी वर्क प्लेसेस पे जाती हैं और उनको इस तरीके से अब्यूज किया जाता है, जलीलो ख्वार किया जाता है और उनकी सियासत, उनके काम से उनको रोक दिया जाता है। मुझे मेरे काम से रोका जा रहा है, मेरी सियासत खत्म की जा रही है। मुझ पर प्रेशर है मेरे खानदान का कि अगर उसको सजा नहीं मिली तो तुम घर बैठ जाना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, फिर इस तरीके के वाकयात होते रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है, मैं पूरी सिंध, पूरे पाकिस्तान से बाहर जितने लोग, माएं, बहनें, बेटियां, वो बागैरत जो भाई और बहन है, बाज़मीर लोग देख रहे हैं और वो सब लोग इस वक्त मेरे साथ है। अब ये मेरे घर का मामला नहीं है, हर घर का मामला है। सबकी डिमांड यही है कि इमदाद पिताफी को उसकी सीट से बरतरफ किया जाए, उससे उसकी वजारत छीनी जाए। अगर नहीं छीनी गई, मैं 2 दिन का टाइम देती हूँ, खुदा की कसम मैं इसी असेंबली में वो मिसाल कायम करूंगी, मैं खुद को आग लगा दूंगी और अपनी सीट से इस्तीफा दे दूंगी। इसलिए ये मैं आप लोगों के तवज्जुह से ये सारी दुनिया को बता रही हूँ और खास तौर पर जिसको बता रही हूँ वो बिलावल जरदारी साहब है। आप कराची में आए हुए, आप देख लें, सुन लें। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो सिंध की कोई माँ, बहन, बेटी आपसे इंसाफ के लिए नहीं बोलेगी, आपसे कोई डिमांड नहीं करेगी। सो नुसरत सहर अब्बासी को इंसाफ चाहिए और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो फिर मैं किसी के आगे नहीं, सिर्फ अल्लाह के आगे और उसी के दरवाजे पे जाके इंसाफ मांगूंगी। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ असेंबली के दरवाजे पर आग लगाऊंगी। ये फरमाए, इन्होंने तो अपने पार्टी सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो इंसाफ नहीं दिया, उनकी वालदा शहीद कर दी गई। तो आपको तवक्को है कि इनसे कि इंसाफ मिल जाएगा आपको? मैं इसीलिए तो बार बार बिलावल जरदारी साहब को पुकार रही हूँ। बिलावल जरदारी साहब, मैं आपको पुकार रही हूँ क्योंकि ये जो बात हुई है इसका अगर आपने नोटिस भी ले लिया, इसका मतलब है कि आप जानते हैं, यू नो कि मेरे साथ क्या हुआ है। और आपके इसी असेंबली के इजलास में आपके एक मेंबर ने मुझे अब्यूज किया है, जो अब इधर इस इजलास का मसला नहीं हुआ, अब ये पूरे सिंध का मसला है। इंटरनेशनली सारी लोगों की तरफ से डिमांड है, सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि मुझे इंसाफ चाहिए। इमदाद पिताफी को अपनी सीट से बरतरफ करेंगे तो ठीक है, उसको इस्तीफा लेंगे उसकी वजारत से
तो ठीक है, ये पेट्रोल आ रहेगा, मुझसे कोई छीन के तो दिखाए, और माचिस मेरे पास है, मैं 2 दिन के बाद इसी असेंबली के बाहर खुद को आग लगाऊंगी। खुदा की कसम। आपकी पार्टी भी है, आप एक फंक्शनल लीग की है, आपके बड़ी पार्टी के बहुत बड़े सरबराह भी है। सरबराह का भी स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने भी कंडेम किया है कि ये रिवायत है पीपल्स पार्टी की कि वो लोग बहनों, माँ बहनों, बेटियों की किस तरह, लेकिन जो लोग करें उनको सजा मिले। अगर आज सजा नहीं मिली तो फिर हर माँ बहन बेटी से माफी मांगकर और फिर उसको बहन का दर्जा दे दिया जाएगा। नुसरत सहर अब्बासी बहुत सीरियस हुई है, मामला हीटअप होता जा रहा है। पेट्रोल की बोतल लेकर वो साथ खड़ी थी, मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में इमदाद पताफी की असेंबली रुकनीयत मुअत्तल ना की गई तो वो अपने आप को आग लगा देंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो एक MPA हैं वो, और उनको ये मेजर्स लेने पड़ रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, और वो कह रही है कि मैं अपने आप को जला लूंगी अगर इंसाफ ना मिला। इसके बारे में हम कल एक तफसीली बात करेंगे डेफिनेटली। अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है, वी हैव टू गो। और सी यू टुमारो, गुड मॉर्निंग, बाय, सी यू टुमारो।